हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है कि यूपीएसआई ने 3698 पोस्टें यूपीएसआई के लिए निकाली हैं और इसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ने और हमारी टीम ने यूपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की है, जो आज ये पहली टेस्ट सीरीज है। और इसके क्वेश्चन पिछले जो बैक ईयर में जो यूपीएसआई के पेपर हुए हैं, हमारी टीम ने इन सब का अध्ययन किया और उसके आधार पर प्रश्नों को सम्मिलित किया है और आने वाली परीक्षाओं में ट्रेंड में क्या चेंजिंग आ रहे हैं, कैसे कैसे पेपर में बदलाव होगा, उसको ध्यान में रखते हुए सभी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। और ये आपको जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और वीडियो को पूरा फ्रेंड्स देखें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है इसमें, किस राज्य में पोंगल त्योहार के अवसर पर जल्लीकट्टू यानी सांड को बस में करने का खेल होता है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। और फ्रेंड्स, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो फ्रेंड्स, ये जो जल्दी पोंगल जो त्यौहार के अवसर पर जो जल्लीकट्टू का जो खेल होता है, ये तमिलनाडु में खेला जाता है और इसका ऑप्शन बी सही है। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु वहाँ के स्थानीय डिमांड को देखते हुए इसे ये फिर भारत सरकार इसे कराने लगी है। तो पोंगल त्योहार के अवसर पर जल्लीकट्टू यानी सांड का जो खेल है तमिलनाडु राज्य में खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। किस नदी को अधिकतर प्राचीन गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसे भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। और फ्रेंड्स, गोदावरी को ही प्राचीन गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, 2 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारत रत्न सर्टिफिकेट पर कौन हस्ताक्षर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और इनमें से कोई नहीं। तो फिर तीसरे का है बी, भारत रत्न पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी वर्धमान में, सी त्रिवेंद्रम में और डी कटक में। तो फ्रेंड्स, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। हरित क्रांति की सफलता की उपलब्धि किस पर आधारित है? ए है उच्च उत्पादन किस्म के बीज, बी है पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं और सी है रासायनिक उर्वरक व कीटाणुनाशक और डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, अपने आंसर को देने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताएं। आपको जो है 5 सेकंड हम दे रहे हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है डी सही है। यानी हरित क्रांति की सफलता की जो उपलब्धि है वो उच्च उत्पादन किस्म के बीज के लिए भी है, पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं हों इसके लिए भी है और रासायनिक उर्वरक व कीटाणुनाशक के लिए भी है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। वाणिज्यिक उपभोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाने को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं और उद्यान कृषि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों के उगानों को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है उद्यान कृषि में। बी डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट अगला है आपका, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है अधिकतम भूक्षरण करती है, भूक्षरण का मतलब अधिकतम कटाव करती है, बी है अधिकतर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है,
जो आपदा पैदा हो जिससे आपदा पैदा होती है। सी है कई खतरनाक जलप्रपातों को जन्म देती है। और जो आपका डी ऑप्शन है, यह बारहमासी नदी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर है आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा बोलें, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो बी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अधिकतर बाढ़ लाती है और जिससे आपदा पैदा होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थलाकृत चादरों के मुद्रण को जिम्मेदार है। ए है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रक संस्था, और सी है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और डी है भारत का सर्वेक्षण। तो 8 का कौन सा क्वेश्चन सी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, भारत का सर्वेक्षण। डी ऑप्शन इसका सही है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 1-2 बार देखें और यहाँ से आपको कम से कम हमारे प्रत्येक टेस्ट सीरीज से आपको यूपीएसआई में 2 से 4 प्रश्न, बल्कि कहीं कहीं तो 10 से 15 तक मिले हैं पिछले परीक्षाओं में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कामेट चोटी किसका भाग है। ऑप्शन ए है हिमाद्री का, बी हिमाचल का, सी शिवालिक का, और डी है पूर्वांचल का। तो फ्रेंड्स जो कामेट चोटी है ये हिमाद्री का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ा तालाब है। ए लेक सुपीरियर यानी सबसे बड़ा सागर यानी कि तालाब है, बी है कैस्पियन सागर, और सी है लेक बैकाल, और डी है लेक विक्टोरिया। सबसे बड़ा तालाब मीन्स सबसे बड़ा झील। तो फ्रेंड्स इसका 10 का बी है कैस्पियन सी विश्व का सबसे बड़ा झील या तालाब है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी सूचक किसी देश में लोगों के जीवन काल, शिक्षा का स्तर और जीवन के स्तर की प्रगति का मापक है। कौन सी सूची फ्रेंड्स यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ पर सूची आएगा। कौन सी सूची, निम्नलिखित में से कौन सी सूची किसी देश में लोगों के जीवन काल, शिक्षा का स्तर और जीवन के स्तर की प्रगति का मापक है। तो फ्रेंड्स ये इसका ऑप्शन बताएं। ए ऑप्शन है मुद्रास्फीति, बी है मानव विकास सूचकांक, सी है सेंसेक्स, और डी है एसएलआर। 11 का क्वेश्चन बताएं। 11 का फ्रेंड्स बी है मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक को का प्रतिपादक करने वाले अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 12। है सूरज से आरोही क्रम में ग्रहों की दूरी का सही क्रम क्या है। दूरी का सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले है बुध, फिर है शुक्र, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, और फिर है शनि। यानी कि कम दूरी को लेकर, नहीं सबसे नजदीक से लेकर के दूर तक आपको क्रमशः है, ऑप्शन सी सही है। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं और मंगल ग्रह एकमात्र ग्रह है जिस पर पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है 12 का आपका सी सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमाएं आपस में बांटता है। तो नंबर 1 तो है आपका सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, और सी है त्रिपुरा, और डी है उड़ीसा। तो फ्रेंड्स जो आपका त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, अतः इसका ऑप्शन सी त्रिपुरा सही है। तो 13 का सी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
14। किस तार वादन वाद्य यंत्र का रबाब और सुर श्रृंगार अग्रगामी है? सरोद, शहनाई, तबला और सितार का। तो फ्रेंड्स सरोद इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15। सारनाथ की सिंह राजधानी किस राजवंश की कला का नमूना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी जो सारनाथ का जो सिंह है 21 के शासकों ने बनवाया था। तो सारनाथ की सिंह राजधानी किस राजवंश की कला का नमूना है? यह गुप्त, बी माया, सी मौर्य और डी है आपका कुषाण। तो 15 का सी। इन मौर्य वंश के राजाओं ने ये सिंह की जो मूर्ति वो बनवाई थी और उसी से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 16। भारत की कौन सी प्रधानमंत्री मोतीलाल नेहरू की पोती हैं? तो एकदम क्लियर है आपका, भारत की कौन सी प्रधानमंत्री मोतीलाल नेहरू की पोती। फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू कभी प्रधानमंत्री नहीं रही हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। मायावती कभी नहीं रही और विजय लक्ष्मी पंडित भी प्रधानमंत्री नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो मोतीलाल नेहरू की जो पोती नेहरू जो पीएम बनी है वो इंदिरा गांधी हैं, अतः ऑप्शन डी सही है इसका। 16 का डी हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। प्रातः गाया जाने वाला राग कौन सा है? ए टूडी, दरबारी, सी भोपाली और डी है भीम पलासी। 17 का आंसर है आपका बी, दरबारी जो राग है ये सुबह गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, राजा अशोक द्वारा किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा गया था? तो फ्रेंड्स देवानाम्पिया, मीनांदर, संघमित्रा और डी, इनमें से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स संघमित्रा इसकी पुत्री थी और इसने संघमित्रा और इसके पुत्र का नाम जो है महेंद्र, तो इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ईसा मसीह की शुरुआती सदियों के दौरान भारत और रोम के बीच व्यापार की जानकारी किस पुराने स्तर खुदाई के दौरान हासिल की गई है? तो फ्रेंड्स ए है मदुरई, बी है ताम्रलिप्ति और सी है तोंडी और आपका जो डी है ये अर्क्यूमेड है। इसमें कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स इसका जो डी आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। शाका युग किस वर्ष में आरंभ हुआ था? शाका युग नहीं है फ्रेंड्स, शक संवत है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 20। शाका युग या शक संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन ए सही है, 78 एडी में शाका युग या शक संवत प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन से मुगल बादशाह ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को बनाने में भूमि दान की थी? ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने और डी शाहजहां। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स अकबर ने अमृतसर में जो मंदिर बनाया गया था इसके लिए भूमि दान की थी और इसमें कुछ पॉइंट्स हमें इसमें सबसे रिलेटेड बता दें। वैसे आप लोग जानते होंगे कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वो अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। अब एक प्रश्न आ जाता है कि किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं? तो फ्रेंड्स अकबर का जो काल है हिंदी का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि बहुत सारी किताबें फारसी अरबी को हिंदी में ट्रांसफ़र किया गया था।
इसलिए अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग बोलते हैं। वहीं पर जो जहांगीर और हुमायूं के बारे में सुन लें। हुमायूं मुगल सम्राट में एकमात्र सम्राट था, मुगल वंश में एकमात्र सम्राट था जिसने अपने राज्यों को अपने भाइयों के बीच में बांटा था, और बाकी ने तो अपने भाइयों को ही मारकर सत्ता प्राप्त की थी। तीसरा है सी जहांगीर। जहांगीर के काल का क्वेश्चन आ जाता है कि जहां किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। अगला है डी। अगला डी में क्या है? शाहजहां। शाहजहां के बारे में तो बहुत ही पॉइंट्स हैं, आज हम एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे हमने पूरा मुगल वंश अपलोड कर रखा है, अगर आप पूरा मुगल वंश कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके ये वीडियो देख लें। और फ्रेंड्स, शाहजहां के काल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहते हैं। स्थापित कला मीन्स बहुत सारे भवनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जैसे दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद आदि आदि। अगला क्वेश्चन है 22। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ए लाहौर में, बी अलीगढ़ में, सी लखनऊ में, और डी ढाका में। तो फ्रेंड्स, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन 3 गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित थे? इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन भारतीय था? तो फ्रेंड्स, 2 लोग थे। एक थे बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, और एक थे तेज बहादुर सप्रू। तो इसमें केवल अम्बेडकर ऑप्शन में दिया गया, तो सी सही है। बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। इसके और इनके साथ तीनों तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध भारत छोड़ो संकल्प कब पारित हुआ था? 7 अगस्त 1942 को, बी है 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को, और डी है 10 अगस्त 1942 को। तो 24 का बी, यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो संकल्प यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मूलभूत अधिकारों से अधिक प्रमुखता देता है? और फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में तो आपने सुना ही होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और ये संविधान के भाग 4 में हैं, और अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन निदेशक सिद्धांत को मूलभूत अधिकारों से अधिक प्रमुखता देता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन, बी 16वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है इसमें? तो फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत मूलभूत अधिकारों से भी अधिक महत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिया गया है। और 42वां संविधान संशोधन में संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन कर दिया गया था, इसलिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ कभी प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की विधियों और राज्य सरकार की विधियों में तकरार होने पर विषय को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। राज्य के कानून को माने जाएंगे, सी या संयुक्त संघ कानून माने जाएंगे। विषय को संसदीय कमेटी के हवाले किया जाएगा, जो विशेषकर विवादों को निपटाने के लिए बनाया गया है। इसका आंसर दे दिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, 26 का सी सही है। संयुक्त संघ, इन संघ के कानून को माना जाएगा। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। केंद्र, और इसमें संविधान में स्पष्ट लिखा है कि केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाए जाएंगे।
और यदि किसी कानून को विवाद विवाद हो जाए किसी कानून को लेकर, तो ऐसी स्थिति में संघ के कानून को माना जाएगा, अतः विकल्प सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें अच्छी तरह से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? ए है राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है, बिल्कुल सही है। बी है मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बिल इन दोनों इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और फिर है इसमें सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, और डी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिए हैं, बी और डी एक ही चीज दे दिया गया। प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है, शपथ ग्रहण कराते हैं उपराष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा, गलत है। राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प के आधार पर, नहीं। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के सदस्यों द्वारा साबित कदाचार के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, और यही बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, डी सही है। अगला क्वेश्चन है 29। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत स्त्री मुख्यमंत्री कौन है? ए जयललिता, बी है ममता बनर्जी, और सी है शीला दीक्षित, और डी है मायावती। इस प्रश्न का आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका हम आंसर नहीं देना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम महिला साक्षरता है? ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का क्या होगा? तो फ्रेंड्स केरल में सबसे ज़्यादा स्त्री साक्षरता है। अगला क्वेश्चन है 31। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स अब हम जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न है आपका 32 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बताएं इसको। तो व्यापार कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अगला ऑप्शन है 33। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना का क्या अर्थ है? कृषि और औद्योगिक सेक्टर में संतुलित प्रगति का होना, ग्रामीण और शहरी सेक्टर की एक साथ प्रगति, ग्रामीण और शहरी गरीबों में संपत्ति का समान बंटवारा, निजी एवं सार्वजनिक सेक्टर का साथ साथ होना। तो डी यही सही है, डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34। 34 है आपका, महिला कर्मचारियों वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांश परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो ये माटुंगा रेलवे स्टेशन, इसमें सभी कार्यकर्ता महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटीएम का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टोकन मशीन, इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 35 का बताएं। तो फ्रेंड 35 का है सी, ऑटोमेटेड ये टेलर मशीन है। नेक्स्ट ऑप्शन है मौसम के परिवर्तन के अनुसार रात और दिन की लंबाई में भिन्नता का क्या कारण है? तो 36 का बी है सही। मौसम में परिवर्तन के अनुसार रात और दिन की लंबाई में भिन्नता का प्रमुख कारण है कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्तीय परिक्रमा में घूमती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है इसका। अगला है ऑप्शन आपका 40। 29 अगस्त को मनाए जाने वाला भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस प्रख्यात खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये फ्रेंड्स सब बच्चों को मालूम होगा, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान प्लेयर हैं भारत के।
थे और इनको अभी भारत रत्न भी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य की इकाई है? इन कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका ही ब्रिक्स का सदस्य है। ब्रिक्स ये है बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। प्रसिद्ध फार्मूला E बराबर mc स्क्वायर में m किसका सूचक है? तो फ्रेंड्स ये द्रव्यमान का सूचक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc स्क्वायर, E ऊर्जा है और c प्रकाश का वेग है। फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बहुत तेज प्रकाश की चाल है। अगला है मानव शरीर के किस अंग में हेपेटाइटिस के कारण सूजन होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए यकृत में, बी आंखों में, सी मस्तिष्क में और डी फेफड़ों में। इसका आंसर बताएं आप लोग। तो फ्रेंड, यकृत या लीवर में हेपेटाइटिस के कारण जो है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और व्यक्ति का पाचन खराब हो जाता है। नेक्स्ट है 42। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश है। सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर बिहार है। अगला क्वेश्चन है 43। दक्षिण अमेरिका में प्रख्यात पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर हमें बताएं। फ्रेंड्स, 40 सी, जो 43 का सी एंडीज पर्वत सही है। दक्षिण अमेरिका में जो वर्ल्ड का सबसे लंबा पर्वत जो है वो एंडीज पर्वत श्रेणी है और जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये चिली में है, पतला पतला है और चिली की राजधानी है सैंटियागो। तो दक्षिण अमेरिका में प्रख्यात यानी सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आयोडीन अधिक मात्रा में होता है, इसको याद रखें, पीसीएस में आ चुका है पिछली बार। निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर धावा बोल दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्लियर है, ये इल्तुतमिश है और इल्तुतमिश ने ही चंगेज खान को अपनी बुद्धि के द्वारा इसके आक्रमण को असफल कर दिया था। तो 44 का सी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। तोरा किस समुदाय की पुण्य पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 45 का सी, यहूदी। ये तोरा जो पुस्तक है यह यहूदियों की पवित्र बुक है। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के सुल्तान को इतिहासकार ने विलोमों का मिश्रण कहा था? विलोमों का मिश्रण होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गुण थे। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक को विलोमों का मिश्रण इतिहासकारों ने कहा है। विलोमों का मिश्रण का मतलब होता है, वैसे देखें कि मध्यकालीन इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था और ये इसका वास्तविक नाम था जूना खां और सबसे ज़्यादा यही सुल्तान परेशान हुआ था, सबसे ज़्यादा विद्रोह भी इसी के काल में हुए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? ए अफगानों ने, बी मुगलों ने और सी अंग्रेजों ने और डी फ्रेंच ने। फ्रेंड्स, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये आपका 1526 में हुआ है। 1526 में पहला युद्ध हुआ था और आपका 1556 में ये दूसरा युद्ध पानीपत का हुआ था और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें मराठा पूरी तरह से पराजित हो गए थे, बहुत बड़ा इनका नुकसान हुआ था इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आप वीडियो की जानकारी आप लोगों के लिए, आप लोगों को जो है समझ में आ रही है और पसंद है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेहनत से हमारी टीम ने इन प्रश्नों को तैयार किया है। हम आपका बहुत कीमती टाइम नहीं लेना चाहते हैं। आपको लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम अगला वीडियो जब अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम एक्ट की विशिष्टता नहीं है? केंद्र एवं प्रदेश में द्वैध शासन, 2 सदन विधायिका, सी है प्रादेशिक स्वशासन, और डी है अखिल भारतीय संघ। तो 49 का ए, केंद्र एवं प्रदेश में द्वैध शासन, ये इसकी विशेषता नहीं है, और तीनों ही इसकी ये विशेषता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। वर्ष 1950 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गोपाल कृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के गुरु थे, और इन्होंने 1905 में बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले भारत के सबसे कम एज में मात्र 21 वर्ष में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है आपका 50 का ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर है 451। सर थॉमस मुंडो का संबंध भूमि राजस्व व्यवस्था से है, जो एक स्थायी व्यवस्था है, बी महलवारी व्यवस्था है, सी रैयतवाड़ी है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 51 का सी, जो सर थॉमस मुंडो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है 52। निम्नलिखित में से किसके बाद साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया था? सबने अवज्ञा आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद में, स्वदेशी आंदोलन के बाद में, और भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रेंड्स, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन जो है आपका ये 1920-1921 में शुरू हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ था। और सबने अवज्ञा आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन के बाद में शुरू हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका, भारत का संविधान मानता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ना धार्मिक ना ही भाषा के अल्पसंख्यकों को, धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को भारत का संविधान मानता है। इनमें से किसको मानता है? तो फ्रेंड्स सी है, ना धार्मिक और ना ही भाषा के अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। लोकसभा की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलाई जाती है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन है, वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है। और लोकसभा संसद का निम्न सदन है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और जबकि संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है, और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता का लक्ष्य क्या है? 55 का बी सही है। विवादों का द्विपक्षीय समझौता ये शिमला समझौतों का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है 56। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वर्तमान समय में हैं, जो 11वें अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रथम अध्यक्ष हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नाम है जनसंघ, और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी ये 1980 में कर दिया गया था, और सबसे पहले 1980 में ही सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था।
25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है, आप लोगों को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। भारतीय राज्यों में किसी मुद्रा बिल को एक बिल का दर्जा कौन देता है? तो फ्रेंड्स सीधा सा इसका आंसर है विधानसभा का अध्यक्ष। तो ये 57 का ये सही है। नेक्स्ट है आपका 58। क्या किसी व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है? नहीं। हाँ, हाँ, जब संसद उससे उस नियुक्ति को स्वीकार कर ले। हाँ, परंतु उस व्यक्ति को 6 महीनों के अंदर। तो फ्रेंड्स डी सही है कि फ्रेंड्स किसी भी व्यक्ति को संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीना के अंदर ही अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है प्रकृति विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ब्रह्मांड की कॉस्मोलॉजी, निम्नपात की, कोशिका विज्ञान और वर्ड विज्ञान। इसमें से कौन सा सही है? तो 59 का एक कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड की। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखें और यहाँ से आप जब पेपर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा वीडियो है और हमारी टीम की कितनी मेहनत इसमें की है उन्होंने। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? ये है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बी बारामेहर, आइजैक न्यूटन और इनमें से कोई नहीं। कैलकुलस के फाउंडर कौन है? तो सी आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस की स्थापना की है, एक कैलकुलस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। मैगी नॉट रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? अमेरिका कनाडा के बीच में नहीं है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, जो विश्व की सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय रेखा है। और बी ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, यही ऑप्शन सही है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये रेखा स्थित है। 61 का बी सही है। नेक्स्ट है आपका 62। हास गैस का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। ऑक्सीजन की आणविक संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन की जो आणविक संख्या है वो 8 होती है। आणविक संख्या क्या होती है? जैसे 8, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है ये, तो नीचे वाली को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक वेट यानी कि आणविक भार 16 है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो ये ऑप्शन है चेनानी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है, ढोला सदिया असम में है, अहमदाबाद मुंबई है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 64 का आंसर बताएं कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही है, चेनानी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अगला ऑप्शन है आपका 65। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग। अगला क्वेश्चन है, अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है अभी 1 वर्ष पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। टाइफाइड के होने का सूक्ष्म जीव है? ये जीवाणु, बी है फफूंदी, सी है प्रोटोजोआ और डी है विषाणु। तो 66 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, ये जीवाणु के द्वारा टाइफाइड होता है और टाइफाइड को पहचानने के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। बिडाल टेस्ट किया जाता है। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि जो बिडाल टेस्ट है किस बीमारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इंडिया एंड चाइना थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ कल्चर रिलेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए राजमोहन गांधी, सी अमिताभ घोष, सी जसवंत सिंह और डी है प्रबोध चंद्र बागची। तो 67 का
कौन सा सही है फ्रेंड्स? डी सही है। प्रबोध चंद्र बागची ने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट है 68। वे कौन से देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स इसमें देश है आपका भारत है, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। ये चारों संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी मेंबरशिप पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें चीन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका का नाम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। और प्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। अगला है आपका कौन सा शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स इसका आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग बता सकते हैं। तो 70 का आपका है बी, लखनऊ चिकनकारी के लिए बहुत फेमस है, अतः इसका ऑप्शन बी सही है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। फ्रेंड्स इस टेस्ट में हमने मूल विधि के 5 प्रश्न लिए, इसमें 75 प्रश्न हैं और बहुत महत्वपूर्ण है पाँचों। अगला वीडियो जब हम सम्मिलित करेंगे तो इसमें मूल विधि के कम से कम 15 प्रश्न सम्मिलित करेंगे। और वैसे हमने मूल विधि पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय मूल विधि के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और उस वीडियो में मूल विधि से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं निकलेगा, हमने इम्पोर्टेंट धाराएं उसमें सम्मिलित करी हैं, तो उसको जाके प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की प्रवृत्त होने का दिनांक क्या है? प्रवृत्त माने लागू होने की दिनांक क्या है? तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का एक नागरिक युगांडा में हत्या करता है और भारत में उसका विचारण किया जाएगा, कौन सा सही है इसमें? तो फ्रेंड्स 72 का ए हो गया है, जहां वह पाया जाएगा वहां पर इस पर केस चलेगा। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता में न्यायाधीश परिभाषित है, किसमें न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है? 73 का सी, धारा 19 में भारतीय दंड संहिता में न्यायाधीश परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन से अपराध नहीं आते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो 74 का डी, इन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विशिष्ट या स्थानीय विधि द्वारा परिभाषित अपराध नहीं आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। 75 और अंतिम क्वेश्चन है न्यायाधीश वह है जो अनिश्चित आध्यात्म निर्णय करने की अधिकारिता रखता हो, निश्चयात्मक निर्णय करने की अधिकारिता रखता हो, निश्चयात्मक निर्णय करने की अधिकारिता नहीं रखता हो और उपरोक्त कथन में सभी असत्य हैं। तो 75 का आंसर आप लोग बताएं। तो फ्रेंड्स बी है ये, और ये धारा 19 में उसे ये अधिकार दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहली टेस्ट सीरीज है जिसमें यूपीएसआई के लिए जीएस, जीके और मूल विधि से रिलेटेड क्वेश्चन हमने दिए हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हो, आपको लगता हो कि हमने आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जब अगली टेस्ट सीरीज हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स मैथ रीजनिंग के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है क्लिक मैथ। क्लिक मैथ पर यूपीएसआई के लिए मैथ और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है, चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएं। निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, कोई भी चार्जेस नहीं है इसके। थैंक यू।